आज के समय में असली मेडिकल एडवाइस एंड फेक मेडिकल एडवाइस के बीच में फ़र्क समझना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो हम कैसे पता करेंगे कि हमें जो एडवाइस दी जा रही है ऑनलाइन या ऑफलाइन सही है या गलत है? तो लकीली फेक मेडिकल एडवाइस को आइडेंटिफाई करना उतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। ये सारे स्टेप्स को मैंने एक शॉर्ट फॉर्म या एक निमोनिक के रूप में अरेंज किया है, जिसको कि आप आसानी से याद रख सकते हैं। The mnemonic is called CHECKS, CHECKS। अब हम एक एक करके इस शॉर्ट फॉर्म को एक्सपैंड करके हर एक शब्द की मीनिंग समझेंगे। सो द फर्स्ट C stands for क्रॉस चेक। पहला जो C है उसका मतलब है क्रॉस चेकिंग, एंड ये मेनली अप्लाई होता है इंटरनेट पे अवेलेबल मेडिकल एडवाइस के लिए। तो इंटरनेट पे बहुत सारे लोग मेडिकल एडवाइस देते हैं, बट हमें ये चेक करना है कि क्या इंटरनेट की दुनिया के बाहर भी वो व्यक्ति एक्चुअल में मरीज़ देखता है, क्या उसे मरीज़ों को ठीक करने का एक्सपीरियंस है, क्या उसे फॉर्मल ट्रेनिंग मिली है, प्रॉपर डिग्री ली है उसने कॉलेज जाके चीज़ें सीख के, क्या उसके पास एक्सपीरियंस है इस एडवाइस से आने वाले रिजल्ट्स को समझने का। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट के बाहर भी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस फॉलो करता है। तो सबसे पहले आप इंटरनेट एडवाइस किस व्यक्ति से ले रहे हैं उसको क्रॉस चेक करना ज़रूरी है। द सेकेंड अल्फ़ाबेट इज़ H एंड H स्टैंड्स फॉर हेट। यस, हेट इज़ अ नेगेटिव पावरफुल इमोशन, एंड एक तरीके से देखा जाए तो मैं आपको किसी भी टॉपिक पे डरा के उस वीडियो को एंगेजिंग बना सकता हूँ, उसे वायरल बना सकता हूँ कि तुम ये दवा मत खाओ, इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ऑपरेशन कराओगे ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, वगैरह वगैरह। बट एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे हम फैक्ट्स के ऊपर नहीं बात कर रहे हैं, हम आपके इमोशंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एज अ व्यूअर पहले से ही अपने दिमाग में एक बिलीफ बना लेते हैं कि हमें कौन सी चीज़ पसंद है एंड कौन सी चीज़ पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज के ज़माने में मॉडर्न मेडिसिन से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। दे हेट फार्मा इंडस्ट्रीज़, दे हेट डॉक्टर्स। उनको ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स जो हैं फार्मा इंडस्ट्री द्वारा पैसे खिला के आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। वहीं पे दे लव ट्रेडिशनल मेडिसिन। उनको ऐसा लगता है कि जो पुराने फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन है वो सेफ़ है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, एंड उनकी सारी डेवलपमेंट हज़ारों सालों से हो चुकी है, वो एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमने फैक्ट्स को इग्नोर कर दिया है कम्प्लीटली, एंड हमने सिर्फ अपने बिलीफ के ऊपर बेस्ड डिसीजन लिए हैं। वी हैव डिसाइडेड थिंग्स बेस्ड ऑन वेदर वी लव समथिंग और वी हेट समथिंग। बट मेडिकल साइंस की दुनिया में आपके बिलीव्स की उतनी वैल्यू नहीं होती है। आप कोई चीज़ को पसंद करें या ना करें, वो बीमारी आपको वैसे ही बीमार करेगी जैसे वो बाकी लोगों को करती है। फलानी दवाई आपके ऊपर वैसे ही काम करेगी जैसी वो बाकी लोगों पे करती है। तो जब आपको मेडिकल एडवाइस लेनी है तो अपने बिलीव्स को बाजू में रख देना चाहिए। वी शुड नॉट थिंक बेस्ड ऑन वॉट वी हेट और वॉट वी लव। वी शुड टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स कि रिसर्च क्या कहती है, कौन सी दवा के कितने फ़ायदे हुए हैं, कितने साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट है, मॉडर्न है या बहुत पुरानी है एंड हज़ारों सालों से चेंज ही नहीं हुई है। तो मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना चाहूँगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना चाहूँगा, जैसे मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में बाकी चीज़ों में करता हूँ। लेटेस्ट गाड़ी, लेटेस्ट कपड़े, लेटेस्ट मोबाइल, वैसे ही लेटेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट। So the next alphabet in our mnemonic is E and E stands for evidence। एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो मान लीजिए कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, एंड आपको उनके ऊपर शक है कि ये कुछ तो गड़बड़ काम करते हैं आपकी पीठ पीछे। बट इस शक को वेरीफाई करने के लिए आप किसी न किसी किस्म का प्रूफ देखना चाहेंगे। अब ये प्रूफ या एविडेंस अलग अलग टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है कि कोई आदमी, कोई दोस्त आपको आके स्टोरी सुनाए कि अरे देखो फलाना व्यक्ति उसके साथ देखा था मैंने, बट आप इसको उतना सीरियसली नहीं लेंगे। हो सकता है वो आदमी झूठ बोल रहा हो सकता है उसने कोई गलत चीज़ देख ली हो। तो आप सोचेंगे कि कोई फ़ोटो दिखा दे तो बढ़िया हो जाए। बट अब भी आपको यकीन नहीं हो रहा, बिकॉज फ़ोटो को तो मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। अगर कोई वीडियो दिखा देगा तो आपको 100% भरोसा हो जाएगा कि कुछ तो बात गड़बड़ है। एंड वहीं पे अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो बात क्लियर हो जाती है। तो उसी तरीके से मेडिकल एडवाइजेस
जो ट्रीटमेंट्स हैं, दवाइयाँ, जो ऑपरेशंस हैं जो किए जाते हैं, जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करी जाती है, उनको भी अलग अलग लेवल ऑफ एविडेंसेस में प्रेजेंट किया जाता है। जो सबसे कमज़ोर एविडेंस होता है वो होता है पर्सनल ओपिनियन, यानी कि किसी व्यक्ति की स्टोरी। हो सकता है जो ट्रीटमेंट उनके ऊपर काम किया हो वो आपके ऊपर ना करे। इनफैक्ट इंटरनेट के माध्यम से आप ऐसे सैकड़ों लोगों को पा सकते हैं जो कि सेम ही स्टोरी सुनाते हैं कि उन्होंने फलानी चीज़ करी एंड उनकी कोई बीमारी ठीक हो गई। बट मेडिकल साइंटिस्ट या डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर भी इसको कमज़ोर एविडेंस ही कहूँगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये किसी ना किसी व्यक्ति की स्टोरी ही है। आपको उसकी स्टोरी पर डिपेंड करना पड़ता है, भरोसा करना पड़ता है। तो उससे अच्छी क्वालिटी का एविडेंस क्या होता है? उससे अच्छी क्वालिटी का एविडेंस होता है मेडिकल रिसर्च। जैसे पिछले एग्जाम्पल में फोटोग्राफ एविडेंस थी, वैसे यहाँ पे मेडिकल रिसर्च भी एविडेंस है। तो एक मेडिकल रिसर्च अगर करी जाए जिसमें 20 पार्टिसिपेंट हैं मान लीजिए, तो हम कहेंगे कि किसी एक व्यक्ति की स्टोरी से तो ये मेडिकल रिसर्च ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज एटलीस्ट उसमें साइंटिस्ट ने, क्वालिफाइड लोगों ने बैठ के कुछ ना कुछ स्टडी किया है। बट क्या ये स्टडी की वैल्यू उतनी ही है जितनी बहुत सारी स्टडीज़ को मिला के बनेगी? द आंसर इज़ नो। जैसे एक फ़ोटो से अच्छा एविडेंस है एक वीडियो, वैसे ही एक स्टडी से ज़्यादा अच्छा एविडेंस है बहुत सारी स्टडीज़। मेडिकल साइंस की दुनिया में कहा जाता है मेटा एनालिसिस। तो मेटा एनालिसिस का मतलब होता है कि बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने, डॉक्टर्स ने एक्सपेरिमेंट्स किए दवाइयों के ऊपर, अलग अलग ट्रीटमेंट्स के ऊपर, बट इन सबको मिला के जो पिक्चर बनती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस कहलाती है। तो जो नकली या फेक मेडिकल एडवाइस होती है जनरली वो ये पर्सनल स्टोरीज़ के माध्यम से फैलती है, यानी कि उनका एविडेंस बहुत ही वीक होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, बट अगर मुझे किसी दूसरे व्यक्ति को एडवाइस देनी है तो मैं चाहूँगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे अच्छे क्वालिटी के एविडेंस वाली जो एडवाइस है वही दूँ। मैं चाहे जो भी करता हूँ, मैं हो सकता है जहर खा लूँ और मुझे कुछ ना हो, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को, स्पेशली अगर आपका वो मरीज़ है, आपके घर के रिश्तेदार हैं, आपके नियर एंड डियर वंस हैं, तो आप जो जहर खा के ज़िंदा रह जाते हैं उनको खाने की एडवाइस नहीं देंगे। आप ढूंढेंगे कि क्या इस चीज़ का कोई एविडेंस है। इसीलिए मेडिकल साइंस की दुनिया में जो फेक मेडिकल एडवाइस है उसको पर्सनल स्टोरीज़ की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है एंड उन्हीं के माध्यम से वो फैलाई जाती हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। सेकेंड सी ऑफ दिस मिमोनिक स्टैंड्स फॉर कॉस्ट। मेडिकल साइंस की दुनिया में हम सबसे पहले पैसे बचाने के बारे में सोचते हैं। तो कॉस्ट मेनली दो तरीके का हो सकता है, एक होता है एक्चुअल कॉस्ट एंड एक होता है परसीव्ड कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट वो होता है जो कि आप लॉन्ग टर्म भरते हैं अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। वहीं पे परसीव्ड कॉस्ट वो होता है जो कि आपको इमीडिएटली देना पड़ता है, जिससे कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एज ए सर्जन मेरे पास कई सारे ऐसे मरीज़ आते हैं जो कि ऑपरेशन कराने के पहले अनाप शनाप पैसा खर्च कर चुके होते हैं अलग अलग किस्म की थेरेपीज़ ट्राई करने में। उसके बाद उन्हें समझ आता है कि ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। इतनी देर तक उनके समय और पैसे दोनों वेस्ट ही हो रहे थे एंड फिर उनके पास ऑपरेशन कराने के लिए कुछ भी पैसे नहीं बचते। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो परसीव्ड कॉस्ट था मरीज़ के लिए वो तो काफ़ी कम था कि आप 500 रुपये की ये दवा खा लो, आप 50,000 रुपये का ये ट्रीटमेंट प्लान ले लो, 6 महीने में आप ठीक हो जाओगे, साल भर में आप ठीक हो जाओगे। वहीं पे जो एक्चुअल कॉस्ट था वो था ये परसीव्ड कॉस्ट, जो कि उन्हें काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा था, प्लस जो एक्चुअल ट्रीटमेंट जो कि ऑपरेशन वगैरह है उसका कॉस्ट। द फिफ्थ अल्फ़ाबेट इन आवर चेकलिस्ट इज़ के एंड के स्टैंड्स फॉर नॉलेज। तो मैंने जनरली देखा है कि लोगों को अपने शरीर के बारे में, उनके ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में बहुत ही कम नॉलेज होती है। बाकी दुनिया की सारी नॉलेज उनके दिमाग में भरी रहती है, मोबाइल फ़ोन्स के बारे में, पॉलिटिक्स, सेलिब्रिटीज़ वगैरह वगैरह। बट जहाँ तक उनके खुद का शरीर कैसे काम करता है इसकी वर्किंग नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज जिस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं होती है उस चीज़ पे आपको उल्लू बनाना काफ़ी आसान होता है। अगर आप ये चीज़ों को समझ जाएं कि कौन सी बीमारियों के लिए ऑपरेशन कराना पड़ेगा, कौन सी बीमारियों को दवाइयों से ठीक करना पड़ता है, तो आपकी ओवरऑल नॉलेज के बेसिस पे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फेक मेडिकल एडवाइस से। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको एक दिन में समझ आ जाएगी या एक 10 मिनट की वीडियो
वीडियो में आप सब जान जाओगे। बट ओवरऑल अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आप अपने बॉडी के बारे में जानना चाहते हो बिकॉज वो ज़रूरी है आपको हेल्दी रखने के लिए, आपको बीमारियों से बचाने के लिए, आपको गलत एडवाइस से बचाने के लिए ज़रूरी है, तो आप अपने आप को अवेयर करना शुरू करोगे। लास्ट अल्फ़ाबेट ऑफ आवर चेकलिस्ट इज़ S एंड S स्टैंड्स फॉर सोर्स। सोर्स यानी कि सोर्स ऑफ योर इन्फॉर्मेशन। तो जनरली अगर आप देखेंगे तो हमारे दिमाग में जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, स्पेशली आज के ज़माने में, वो अलग अलग सोर्सेज से आती है। कहीं वो सोशल मीडिया से आती है, वो न्यूज़पेपर से आती है, किताबों से आ सकती है, साइंटिफिक जर्नल के आर्टिकल से आ सकती है, दोस्तों से, रिलेटिव से, वगैरह वगैरह। बट सोर्सेज को जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ होते हैं अच्छे ऑथेंटिक सोर्सेज एंड कुछ होते हैं नॉन रिलायबल या पुअर क्वालिटी सोर्सेज। तो जो पुअर क्वालिटी सोर्सेज हैं उसमें से सबसे ऊपर आता है सोशल मीडिया, बिकॉज जनरली सोशल मीडिया काम करता है आपके अटेंशन पे कि कौन सा पीस ऑफ कंटेंट कितने अच्छे से आपका अटेंशन ग्रैब कर सकता है, कैसे आपको एंगेज कर सकता है। यहाँ पे साइंटिफिक फैक्ट्स की एक्यूरेसी, उसकी क्वालिटी पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, बट बिकॉज वो बहुत एंगेजिंग है आप उसमें आसानी से बिलीव कर लेते हो। तो पुअर क्वालिटी एविडेंस जो कि बहुत अच्छे से आपको प्रेजेंट किया जाए आपका नुकसान कर सकता है। तो अगर सोशल मीडिया से आप अपनी मेडिकल एडवाइस ले रहे हैं तो जैसे कि हम इतनी देर से बात करते हुए आ रहे हैं, क्रॉस चेक करना, एविडेंस की क्वालिटी चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सोशल मीडिया जनरली इज़ नॉट अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। So what is a good source of information? So some good source of information would be websites जो कि reputed medical colleges या अलग अलग institutions लिखते हैं जो कि scientific data पे based रहते हैं। सेकेंड वुड बी एक्चुअल प्रोफेशनल्स जो कि रियल लाइफ में भी, इंटरनेट की दुनिया के बाहर में भी वही चीज़ प्रैक्टिस करते हैं जो कि वो आपको इंटरनेट पे समझा रहे हैं, जिनके पास रेलेवेंट क्वालिफिकेशन है, जिन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग ली है, जिनको कि लाइसेंस है वो एडवाइस देने का एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। वैसे ही जैसे अगर आपको अपना घर डिज़ाइन करवाना है तो आप आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो कि सिर्फ ड्राइंग में अच्छा है। अगर आप अपना मोबाइल रिपेयर कराना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो कि एक्चुअल में दुकान में लोगों के मोबाइल ठीक करता है, ना कि कोई वीडियो देख के आप अपना मोबाइल खुद ही ठीक करना शुरू कर देंगे। वहीं पे अगर मेडिकल एडवाइस की बात आती है तो आप ऐसे किसी सोर्स से अपनी एडवाइस लेना चाहोगे जो कि रियल लाइफ में भी उस चीज़ को फॉलो करता है, प्रैक्टिस करता है, प्रॉपरली ट्रेंड है, ना कि सिर्फ इंटरनेट पे उन्होंने अलग अलग चीज़ें पढ़ के तोड़ मरोड़ के आपको एडवाइस दे दी है। So that is why choosing the source of information is very important to protect yourself from fake medical advice. So lastly मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप जो भी एडवाइस फॉलो करते हैं उसका फ़ायदा या नुकसान सिर्फ आपको होता है, ना मुझे होता है, ना उस इन्फ्लुएंसर को होता है, ना वो फार्मासिस्ट को होता है जिसने आपको दवा बेची, सिर्फ आपका होता है। तो जितने स्मार्ट तरीके से आप इन डिसीजंस को लोगे उतने ही ज़्यादा हेल्दी एंड अच्छी क्वालिटी की लाइफ आप जी पाओगे।